कानपुर के लक्ष्मण खेड़ा गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में मुख्यतः 4 सदस्य थे। घर के मुख्य सदस्य का नाम धीरेंद्र पासवान था, जिनकी उम्र 32 साल थी। साथ में इनकी 30 साल की बीवी रीना पासवान रहती थी और इनकी 70 साल की माताजी भी इनके साथ ही रहा करती थी। धीरेंद्र पासवान और रीना पासवान का एक 4 साल का बेटा भी था। ये परिवार पैसे से बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन इनके पास किसी चीज की कमी भी नहीं थी। एक खुशहाल परिवार था। गाँव में सभी के साथ अच्छा खासा इनका उठना बैठना भी था। अब यह दिन था 11 मई 2025 का। रोजमर्रा की तरह सुबह तकरीबन 5:30 बजे घर की बहू रीना पासवान उठती है। उठने के बाद वो अपने घर के आंगन में जाती है। उसके आंगन में अक्सर उसका पति रात को सो जाया करता था और इस दिन यानी कि 10 मई 2025 की रात को भी धीरेंद्र पासवान आंगन में ही सोया हुआ था। अब जैसे ही सुबह रीना पासवान वहां पर जाती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसकी 70 साल की सास बाहर आती है। साथ ही कुछ पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और ये सारे लोग मिलकर जब सामने का नजारा देखते हैं तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने धीरेंद्र पासवान बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था। जिस बिस्तर पर वो सोया था वो पूरी तरीके से लाल हो चुका था और जमीन पर भी चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। कुछ लोग नजदीक जाकर धीरेंद्र पासवान को चेक करते हैं तो उसकी सांसें थम चुकी थी। वो अब इस दुनिया में नहीं था। किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसके सर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। ये नजारा देखकर धीरेंद्र पासवान की बीवी रीना पासवान जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी कि जिस बात का हमें डर था वही हुआ। अगर पुलिस चाहती तो मेरा पति बच जाता। तो आखिर ये रीना पासवान किसके बारे में बात कर रही थी और क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, आपको इस वीडियो में आज डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पहले थोड़ा धीरेंद्र पासवान के बारे में जान लेते हैं। इसके परिवार में मैंने आपको बताया कि 4 सदस्य थे। इसकी बीवी, साथ में इसकी 70 साल की माँ और एक 4 साल का बेटा था। अगर हम लोग इनके कामकाज की बात करें तो धीरेंद्र पासवान के पास खुद का एक ट्रैक्टर ट्रॉली था जिसको वो किराए पर गांव में चलाया करता था। किसी को भी ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता होती थी तो धीरेंद्र पासवान उसका काम किया करता था। बहुत ज्यादा पैसे वाले भी नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं थे। गांव में इनका सभी के साथ अच्छा खासा उठना बैठना था और ये एक दलित समाज से बिलोंग करते थे। अब जैसे ही धीरेंद्र पासवान की हत्या का मामला गांव में फैलता है तो दलित समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कानपुर पुलिस को भी इस बात की सूचना दी जाती है। मौका वारदात पर पुलिस आ जाती है। साथ में स्निफर डॉग की टीम और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी वहां पर बुला लिया जाता है। अब इससे पहले पुलिस अपनी कोई छानबीन शुरू कर पाती, धीरेंद्र पासवान की बीवी रीना पासवान चीख चीख कर यह कहना शुरू कर देती है कि मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी कार्तिक और रविंद्र यादव ने की है। और वो बार बार यही कह रही थी कि अगर पुलिस हमारी बात मान लेती तो शायद मेरे पति आज जिंदा होते। अब रीना पासवान की ये बातें सुनकर पुलिस सबसे पहले रीना पासवान से ही बात करती है, पूरा मामला उससे सुनती है। तो वो बताती है कि कल रात को यानी कि 10 मई 2025 को 9 बजे के आसपास उसका पति धीरेंद्र पासवान घर आया था। वो अपने आंगन में बिस्तर लगाकर सो गया था और सुबह जब मैं उठी तो किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी आंगन में ही हत्या कर दी थी। बॉडी को देखने से भी यही लग रहा था कि किसी भारी चीज से उसके सर पर वार किया गया था, जिससे खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। और जिस रविंद्र और कार्तिक यादव के बारे में रीना बता रही थी, दरअसल कुछ दिनों पहले गांव के ही रहने वाले कार्तिक और रविंद्र यादव के साथ धीरेंद्र पासवान का पैसों को लेकर कुछ झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा काफी बढ़ गया था। दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन में भी गए थे। वहां पर पुलिस ने इनका समझौता करा दिया था। उस वक्त जो धीरेंद्र पासवान है वो उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कर दिया था। और रीना पासवान चीख चीख कर यही कह रही थी कि उन दोनों ने ही मेरे पति की हत्या की है। हालांकि पुलिस यहां पर अभी एविडेंसेस को कलेक्ट करती, इस केस की अच्छे से छानबीन होती, लेकिन क्योंकि एक दलित व्यक्ति की मृत्यु का मामला था, कुछ दलित समाज के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। काफी ज्यादा प्रेशर पुलिस के ऊपर बन गया था। डेड बॉडी को सड़क के बीच में रखकर धरना करना शुरू कर दिया गया था और इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस ने प्रेशर में आकर धीरेंद्र पासवान के पड़ोसी कार्तिक यादव और रविंद्र यादव दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और इस केस की छानबीन शुरू कर दी गई। अब एक तरफ तो पुलिस ने प्रेशर में आकर इन दोनों व्यक्ति कार्तिक और रविंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन साथ ही जहां पर धीरेंद्र पासवान की बॉडी मिली थी वहां पर पुलिस की फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच कर रही थी। और स्निफर डॉग की टीम एक चीज नोटिस करती है कि जो स्निफर डॉग है वो बार बार घूमकर घर के अंदर ही जा रहा था। यानी कि जिस जगह पर रीना पासवान, उसकी सास और उसका 4 साल का बेटा सोए हुए थे, उसी इलाके में स्निफर डॉग बार बार जा रहा था। पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि स्निफर डॉग किस तरह इशारा कर रहा है, इसलिए पुलिस घर के अंदर जाती है। घर की बारीकी से जांच करती है तो वो पाते हैं कि घर के अंदर भी खून के कुछ सैंपल्स उन्हें मिलते हैं जो दीवारों पर लगे हुए थे। उसके बाद पुलिस किचन में और बाथरूम में जाती है तो बाथरूम से भी पुलिस को ब्लड के कुछ सैंपल मिलते हैं। फॉरेंसिक टीम उन सैंपल्स को भी कलेक्ट कर लेती है और जांच के लिए भेज देती है। साथ ही कार्तिक यादव और रविंद्र यादव से भी पूछताछ शुरू हो जाती है। वो लोग पुलिस को कहते हैं कि हालांकि कुछ दिन पहले उनका झगड़ा धीरेंद्र पासवान के साथ हुआ था,
था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हत्या उन्होंने ही की है। अब पुलिस यहाँ पर उनका पूरा बैकग्राउंड खंगालती है, गांव के लोगों से बातचीत होती है, उनकी मोबाइल लोकेशन, वो कल रात को कहाँ पर थी, सारी चीज़ें चेक करती है, सख्ती से भी उनके साथ पूछताछ होती है। तो इन सारी पूछताछ में पुलिस को ये मालूम चलता है कि कार्तिक और रविंद्र यादव का इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें केवल शक के आधार पर फंसाया जा रहा है। अब पुलिस को ये तो मालूम चल गया था कि इनका इस केस में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि गांव वालों का और दलित समाज का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसीलिए पुलिस इन्हें भी हिरासत में रखती है और साइड में एक अपनी दूसरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। दरअसल धीरेंद्र पासवान के घर के बाथरूम से और अंदर दीवारों से जो सैंपल मिले थे, जब उसकी रिपोर्ट आती है तो मालूम चलता है कि वो खून भी धीरेंद्र पासवान का ही है। अब जैसा कि धीरेंद्र पासवान की बीवी ने बताया था कि उसका पति तो बाहर आंगन में सो रहा था और आंगन में ही किसी ने भारी हथियार से उसकी हत्या की थी, उसके सर पर कई बार हमला किया गया था, तो घर के अंदर खून आने का कोई मतलब नहीं था। साथ ही यहाँ पर पुलिस जब धीरेंद्र पासवान की बीवी रीना पासवान से बात करती है तो वो कहती है कि कल रात को मुझे ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी जिससे मैं उठकर बाहर देख सकूं, जबकि बाहर के आंगन में और अंदर के रूम में मात्र 4 से 5 फुट का डिफरेंस था। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति को किसी ने पीट कर मार दिया और उससे 5 फुट की दूरी पर सो रही उसकी बीवी को आवाज तक नहीं आई। पुलिस को थोड़ा बहुत शक जो रीना पासवान है उसके ऊपर भी जा रहा था और इसी के चलते जो पुलिस है वो रीना पासवान की CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालती है और यहां से इस केस में एक नया मोड़ आ जाता है। दरअसल पुलिस को मालूम चलता है कि रीना पासवान एक व्यक्ति से घंटों घंटों तक बातें करती है और कल रात को जिस वक्त उसके पति धीरेंद्र पासवान की हत्या हुई उस वक्त भी रीना पासवान फोन पर एक व्यक्ति से बात कर रही थी और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भतीजा था। अब पुलिस इस बारे में रीना पासवान से बात करती है कि आखिर इतनी रात को अपने भतीजे से क्या बात कर रही थी और जब उसकी कॉल डेटा रिकॉर्ड की हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों से लगातार वो अपने भतीजे जिसका नाम सत्यम था और उसकी उम्र 23 साल थी उससे फोन पर बातें किया करती थी। अब पुलिस को कहीं ना कहीं रीना और उसके भतीजे के बीच में कुछ कनेक्शन नजर आते हैं, गांव के आस पड़ोस के लोगों से बात की जाती है। तो यहां पर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस को मालूम चलता है कि जो ये रीना पासवान है इसके अपने सगे भतीजे के साथ अवैध संबंध है और इस बारे में कुछ महीने पहले धीरेंद्र पासवान को भी मालूम चल गया था और इस बात को लेकर रीना और धीरेंद्र में काफी झगड़ा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे रीना ने अपने पति को समझा लिया था। लेकिन ये वाकया होने के बाद धीरेंद्र पासवान ने अपने भतीजे का घर में आना बिल्कुल बंद करा दिया था और जल्दी ही वो अपने घर में CCTV कैमरे भी लगवाने वाला था। जब ये सारी बातें पुलिस को मालूम चलती है तो पुलिस का शक रीना पासवान के ऊपर आ जाता है। अब वो रीना पासवान और उसके सगे भतीजे सत्यम दोनों को उठा लेती है, पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और सारे एविडेंस उनके सामने रखे जाते हैं। सबसे पहले पुलिस कहती है कि अगर धीरेंद्र पासवान की हत्या बाहर आंगन में हुई तो घर के अंदर बाथरूम में और दीवारों पर खून के छींटे कैसे पहुंचे। साथ ही वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा अपने भतीजे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो तुम भी हत्या में शामिल हो सकती हो। और ऐसे जब तीखे सवाल इन दोनों से पूछे जाते हैं तो सत्यम और रीना टूट जाते हैं और यहां से पूरी कहानी बाहर आती है। दरअसल कुछ महीने पहले धीरेंद्र पासवान को अपनी बीवी रीना और अपने सगे भतीजे सत्यम के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। अचानक से एक दिन वो घर आ गया था और उसने अपनी पत्नी और अपने भतीजे दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसके बाद उसने सत्यम को घर में ना आने की हिदायत दी थी और उसने ये भी कहा था अपनी बीवी को कि जल्दी वो घर में कैमरे लगवा देगा और तुम्हारे ऊपर पूरी नजर भी रखेगा। लेकिन हवस में अंधी हो चुकी रीना पासवान किसी भी तरीके से सत्यम से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो सुख उसका पति उसे नहीं दे पा रहा है वो सुख उसे सत्यम ही दे सकता है। और इसी के चलते पिछले कुछ महीने से सत्यम और रीना मिलकर प्लानिंग बना रहे थे कि कैसे वो धीरेंद्र को रास्ते से हटा सके। और ये मौका उन्हें 10 मई 2025 की रात को मिल जाता है, जब थक हार कर धीरेंद्र पासवान घर आता है। यहाँ पर जो रीना है उसे खाना देती है और पानी में नींद की गोली मिलाकर उसे वो पानी भी दे देती है। कुछ देर के बाद धीरेंद्र पासवान सो जाता है। उसके बाद जो रीना है वो सत्यम को कॉल करती है, उसे घर बुलाती है। वो एक भारी पत्थर से धीरेंद्र पासवान के सर पर कई बार हमला करता है। उसकी मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद सत्यम वहां से भाग जाता है, लेकिन घर जाने के बाद भी सत्यम रीना से फोन पर बात कर रहा था और यही बातचीत उनकी CDR डेटा रिकॉर्ड में भी आ जाती है, जहां से ये लोग पकड़े जाते हैं। अब सारे मामले का खुलासा हो गया था। जिन 2 लोगों को रीना ने फंसाने की कोशिश की थी उन्हें रिहा कर दिया गया। रीना का प्लान ये था कि कुछ दिन पहले ही इनका कार्तिक यादव और रविंद्र यादव से झगड़ा हुआ है तो इल्जाम उनके ऊपर लगा देंगे, वो पकड़े जाएंगे और हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन कातिल ये बात भूल जाता है कि सच को चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए वो खुद ब खुद बाहर आ ही जाता है। तो इस तरह से पुलिस ने 48 घंटों में ही इस केस को सुलझा लिया। 2 बेगुनाहों को फंसने से पुलिस ने बचा लिया। पुलिस अगर अपना काम ऐसे ही करे तो बहुत से केसेस ऐसे ही सॉल्व हो जाएं। साथ ही इस कहानी से एक और शिक्षा मिलती है कि हवस अगर आपके दिमाग पर हावी हो जाए तो वो रिश्तों के मायने बदल देती है। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।